आजादी मुबारक हो दोस्तों। अंग्रेजों से 80 साल पहले मिल गई थी, टेलीप्रॉम्प्टर से शायद इस बार मिल गई है। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के तकलीफ होती है। खुद से बोलने में आदमी हकला जरूर सकता है, लेकिन क्या बोल रहा होता है उसे मालूम होता है। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी। ये भाषण देखने के बाद पत्रकार ममता त्रिपाठी ने कहा कि लाल किले से भाषण देते समय प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस हिला हुआ था। जेन ज़ी आंदोलन ने तो सारा कॉन्फिडेंस ही हिला दिया। जेन अल्फा जब सड़क पर उतरेंगे तो न जाने क्या होगा। इसके बाद पेशे से एडवोकेट विजय सिंह कहते हैं, कभी शब्दों से माहौल बना देते थे, अब वही शब्द संभालना मुश्किल हो रहा है। आवाज में पहले वाली धार नहीं, चेहरे पर पहले वाला भरोसा नहीं। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी। इसके बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, प्रधानमंत्री अंडर कॉन्फिडेंस, नर्वस और शेकी दिखाई दिए। सांसद संजय सिंह ने कहा, सस्पेंड करो उसको जो टेलीप्रॉम्प्टर लगाना भूल गया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी। इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री की पॉकेट में लगे तिरंगे पर भी कहा कि प्रधानमंत्री ने तिरंगा उल्टा लगा रखा है, केसरिया ऊपर होना चाहिए था, हरा रंग नीचे होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, छोटी मोटी गलतियों पर मिट्टी डालकर हम आगे बढ़ेंगे। इन सब बातों पर बात करेंगे तो असली मुद्दे की जो बात है उस पर बात नहीं हो पाएगी। देखिए, हकलाना, गलती करना कोई बुरी बात नहीं होती है। असली बात वही है जो पत्रकार ममता त्रिपाठी ने कही। जेन ज़ी आंदोलन और स्कूलों में शुरू हो चुके जेन अल्फा आंदोलनों से उस सरकार का कॉन्फिडेंस हिल चुका है जो हिंदुओं को मुसलमानों से डराकर वोट लेती है। युवा अब धर्म की बात छोड़कर कर्म की बात करने लगे हैं, सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय करने लगे हैं। लाल किले से प्रधानमंत्री ने इसे हथियारी नक्सल और दिमागी नक्सल से जोड़कर अपनी अकाउंटेबिलिटी से बचने की कोशिश की। देखिए, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। दिमागी नक्सल कौन है? क्या वो जो जंतर मंतर पर आंदोलन करके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले गए? दिमागी नक्सल कौन है? क्या वो जेन अल्फा जो स्कूलों में, इंटर कॉलेजों में अपने अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे हैं? दोस्तों, आज 15 अगस्त के दिन सांसद संजय सिंह सुल्तानपुर पहुंचे। वहां किसी भी चीज की व्यवस्था नहीं थी। पानी पीने का हैंडपंप गो वेंट गॉन हुआ मिला। देखिए, कुछ नहीं इसमें भैया, कुछ फ्री है, एकदम सब फ्री है। हैंडपंप गो वेंट गॉन हो गया। प्रधानमंत्री जिस जंगल वाले हथियारी नक्सल की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो नक्सली बने अपनी जल, जंगल और जमीन की मांगों के साथ। उनका संघर्ष सरकार के साथ रहा और स्कूलों से लेकर जंतर मंतर तक जिन्होंने आंदोलन किया, जिनका संघर्ष सरकार से है, क्या प्रधानमंत्री उनको दिमागी नक्सल कहना चाहते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री के कहने से पहले बीजेपी मंत्री और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इस तरफ इशारा कर चुके हैं। तो जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। दिमागी नक्सल कौन है? जो सरकार से अपने अधिकार मांगे, अधिकार न मिलने पर आंदोलन करे, विरोध करे। प्रधानमंत्री को लाल किले से इसे डिस्क्राइब करना चाहिए था। लेकिन 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री बाबा रामदेव की बात पर भी गौर करते तो बेहतर होता। देखिए, चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ
टीचर हैं तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर हैं तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे हैं सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जय, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से ही तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ। मोदी जी ने 15 अगस्त के दिन स्पीच भी नहीं दे पाए सही से। भाई गजब का प्रधानमंत्री हैं। लाल किला से स्पीच दे रहे थे, 10 बार पानी पिए होंगे स्पीच देते टाइम। ऐसा लग रहा है कि गले में कुछ अटक रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री हैं। वो भी नक्सलवाद पे स्पीच दे रहे थे। क्या बात है, 80 साल हो गया देश को आज़ाद हुए, लेकिन ऐसी बात बोल रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की बात नहीं हो सकती। इससे पहले भी प्रधानमंत्री थे लोग, लेकिन ऐसा कोई नहीं बोलता था। मानना पड़ेगा भाई, बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं ना। कुछ भी ऐसा लग रहा है कि डर डर के स्पीच दे रहे हैं। कोई लिखा हुआ है उसको बोल रहे हैं। हे भगवान, क्या होगा देश का? आज के दिन तो सही से बोलना चाहिए भाई। 15 अगस्त था, वो भी लाल किले से स्पीच देना था। घर से निकलते टाइम तो गजब का मोर को और गाय लोग को खाना वाना खिला के निकले थे, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते क्या हो गया कि स्पीच भी नहीं दे पाए सही से। हद हो गई है भाई, हद एकदम। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। स्ट्रांग प्रधानमंत्री होना चाहिए एकदम। स्पीच एकदम दिल से निकलना चाहिए भाई। उस दिन तो पक्ष विपक्ष कुछ भी नहीं देखना चाहिए। वही नक्सलवाद, ये बात वो बात, ये बात वो बात, बस और कुछ भी नहीं। स्पीच देश के विषय में कुछ भी नहीं बोले। जय हिंद, जय भारत।